जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। सारे के सारे प्रिंसली स्टेट हमें इंडिया में ही चाहिए। और कहीं ना कहीं यही एक शर्त थी जो कि इंडिया ने रखी थी माउंटबेटन के सामने कि जितना सुनने में आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। और इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ऐसे 3 राज्यों के बारे में जो कि ना को चना चबवा देंगे इस इंटीग्रेशन से पहले। जब जोधपुर के महाराज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को कहा गया तो उन्होंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और सेक्रेटरी पे तान के कहा कि आई एम नॉट हेयर टू एक्सेप्ट योर डिक्टेशन। क्या ये बहुत ही आसान काम है? किसी राजा से कहना कि अपना राजपाट छोड़कर प्रजातंत्र को गले लगा लो। ऐसी ही एक संगीन समस्या से हम जूझ रहे थे 1946-47 में, जब आजादी निकट थी और ऐसा लग रहा था कि खाली 2 देश इंडिया और पाकिस्तान यही आजाद नहीं होंगे बल्कि 550 से भी ज्यादा राजवाड़े भी आजाद हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया होता तो शायद जो अखंड भारत का सपना था वो चूर चूर हो गया होता। दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, और आपका स्वागत है इस सीरीज में विच इज इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। और आज हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे एपिसोड में कि प्रिंसली स्टेट्स यानी राजवाड़ों का इंटीग्रेशन किस तरीके से भारत में हुआ। प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये प्रिंसली स्टेट्स या फिर राजवाड़े भारत में क्या कर रहे थे जब अंग्रेजों का राज्य था। तो अंग्रेजों के राज्य में 2 तरीके का एरिया एग्जिस्ट करता है। एक जिसे कहा जाता है ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो एरिया था जो कि अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था, या तो उन्होंने उसे जीत लिया था या फिर हड़प लिया था। और उसमें जो रूल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भी अंग्रेजों का ही था। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे या तो गवर्नर होगा या कोई हाई कमिश्नर होगा जो वहां पे रूल कर रहा होगा। उनकी जुडिशरी होगी, उनका लॉ एंड ऑर्डर होगा, पुलिस होगा, सिविल सर्विसेज होंगे, एजुकेशन होगा, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम अंग्रेजों का होगा। ऐसे ब्रिटिश प्रोविंसेस एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, पंजाब हो गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गए, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गए, सिंध हो गया। ये सारे ऐसे एरियाज हैं जिन्हें ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स द्वारा रूल किए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देयर वर इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां 1857 के बाद अंग्रेजों ने राजवाड़ों से वादा कर दिया था कि आपका राज्य हम नहीं हड़पेंगे। और 1857 से पहले और बाद में भी वहां पे राजवाड़े ही राज्य कर रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर पैरामाउंसी यानी कि कंट्रोल ब्रिटिशर्स का है, वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन है, उनके हिसाब से चलते हैं। डिफेंस उनका उनके पास नहीं है, डिफेंस उनका ब्रिटिश सरकार देख रही है, उनका कम्युनिकेशन ब्रिटिश सरकार देख रही है, उनके फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश सरकार देख रही है। बट फिर भी इंटरनली ये राजवाड़े अपने राज्यों पर राज्य कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इंटरनल मैटर्स में अंग्रेजों का कोई उलटफेर नहीं है। अंग्रेजों के जो रेजिडेंट्स वहां पे रहा करते थे वो हर तरीके से इंश्योर करते थे कि राजवाड़ों के ऊपर भी उनका कंट्रोल हो। तो ऐसे राज्यों को इंडियन स्टेट्स कहा जाता है या फिर प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, जैसे कि बड़ौदा, बीकानेर, जोधपुर, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, ट्रावनकोर। यहां पे अभी भी राजवाड़ों का राज्य था, जहां ऐसी जगहों पर राजा या फिर प्रिंसेस का राज्य हुआ करता था और वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट किया करते थे। तो ऐसे कुछ नहीं तो 550 से ज्यादा राज्य एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। हालांकि इस नंबर पे बहुत सहमति नहीं है। कुछ जगह इस नंबर को 500 से ऊपर कहा गया है, कुछ जगह पे इसे 550 से ऊपर कहा गया है। बट रफली हम कह सकते हैं कि इंडिया में 555 या 550 के ऊपर राजवाड़े हुआ करते थे। अब यहाँ पे एक और बात समझने लायक है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर पॉलिटिकल डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी थी। ये जो छोटा सा राज्य, लेट से काठियावाड़ या फिर ट्रावनकोर कहें, ये पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट था। और खाली पॉलिटिकल डिपेंडेंसी नहीं बल्कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी हुआ करती थी। मैक्सिमम राजवाड़े, कुछ एग्जांपल अगर हम छोड़ दें जैसे कि काठियावाड़, ट्रावनकोर, मैक्सिमम राजवाड़ों के पास समुद्री एक्सेस था ही नहीं। और इसी कारण समुद्री एक्सेस के लिए उन्हें अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। यहां पे राजवाड़ों के बारे में एक और बात समझनी पड़ेगी कि इन राजवाड़ों में अभी भी मेडिवल रूल ही चल रहा था और कहीं ना कहीं जनता की डिमांड थी कि यहां भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। पर क्या ये आवाज को लीड कर रहा था कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस का इन स्टेट्स में कोई वर्चस्व नहीं था, कोई ऐसी बॉडी नहीं थी कांग्रेस की जो इन स्टेट्स में एग्जिस्ट करती। और इसीलिए इन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते थे प्रजामंडल। हर स्टेट का अपना कोई प्रजामंडल जो कि लोगों की आवाज को रखना चाहता था, डेमोक्रेसी लाना चाहता था। और पैन इंडिया लेवल पे ये सारे राजवाड़ों के प्रजामंडल ने मिलकर एक बॉडी स्थापित करी थी विच वाज ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। और ये बॉडी धीरे धीरे 46-47 तक आते आते कांग्रेस के साथ अलाइंड हो गई थी। और इनफैक्ट 1946-47 में इसके प्रेसिडेंट हैं जवाहरलाल नेहरू। और यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू को ये राजवाड़े पसंद नहीं करते थे।
और राजवाड़ों को भी जवाहरलाल नेहरू पसंद नहीं करते थे, वो भी राजाओं के खिलाफ थे, वो भी जनता के साथ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ट्रांसफर ऑफ पावर की बात होने लगी और आजादी निकट आने लगी, तब कहीं ना कहीं ये प्रिंसली स्टेट्स, ये राजवाड़े भी आजादी का सपना देखने लग गए। वहीं कैबिनेट मिशन 1946 जो ट्रांसफर ऑफ पावर को डिसाइड करने के लिए भेजा गया था, उसने भी कोई क्लियर स्टैंड प्रिंसली स्टेट्स पे नहीं दिखाया और ये नहीं कहा कि पैरामाउंसी लैप्स होने के बाद क्या होगा। वहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की बात रखी गई, जिसमें इन राजवाड़ों को भी सम्मिलित होना था, अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करना था। लेकिन इन राजवाड़ों ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं किया, जो कि ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि ये प्रिंसली स्टेट्स भारत ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। वहीं फरवरी में एटली के स्टेटमेंट में भी ऐसा कोई क्लियर स्टैंड नहीं है कि इन राजवाड़ों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चाहत है आजादी की, वो पूरी होती हुई सी दिख रही थी। अब ऐसे में जिम्मेदारी लेते हैं सरदार पटेल इन स्टेट्स को मिलाने की। इनफैक्ट माउंटबेटन, जिनको इंडिया स्पेशली ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए भेजा गया है, भारत को आजाद करने के लिए भेजा गया है, उनसे भी सरदार पटेल और नेहरू मिलते हैं और कहते हैं कि वी नीड ऑल द एप्पल्स इन द बास्केट। मतलब कि सारे के सारे प्रिंसली स्टेट हमें इंडिया में ही चाहिए। और कहीं ना कहीं यही एक शर्त थी जो कि इंडिया ने रखी थी माउंटबेटन के सामने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, पर इसमें प्रिंसली स्टेट्स का, राजाओं का अब तक कोई नामो निशान नहीं था। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय था, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन था कि ये सारे लोग आजादी ही चाह रहे हैं। और यहां पे इस समस्या को हैंडल करने के लिए आगे आए सरदार पटेल। सरदार पटेल जी, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल में ऐसी बहुत सारी लंच पार्टीज थ्रो करी और इन राजाओं को निमंत्रण भेजा। अब यहां पे उनकी मदद करी के.एम. पनिकर जी ने। के.एम. पनिकर एक इतिहासकार भी थे और बीकानेर के दीवान भी थे। कहीं ना कहीं उनकी इतिहास की समझ उन्हें बता रही थी कि ये जो यूरोपियन एरा है, ये वास्को डगामा वाला जो एपॉक है, ये खत्म हो चुका है और उनकी समझदारी इसी में होगी कि वो इंडिया को ज्वाइन कर दें। और यहां पर उन्होंने सरदार पटेल जी के साथ मिलकर बाकी के राजवाड़ों को भी कन्विंस करने की कोशिश करी कि आपको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने मेंबर्स भेजने चाहिए, भारत को ज्वाइन करना ही समझदारी होगी। और दर्जनों ऐसे राज्य थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने मेंबर्स भेजना स्टार्ट किए। 3 जून तक आते आते पार्टीशन प्लान तय हो चुका था और भारत की आजादी किस तरीके की होने वाली है ये भी तय हो चुका था। अब यहां पर 27 जून को निर्माण किया जाता है एक नए स्टेट्स डिपार्टमेंट का, जिसका काम ही होगा इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और इसको हेड करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल यहां पे चूज करते हैं वीपी मेनन एज द सेक्रेटरी। उनको बाबू मेनन भी कहा जाता है क्योंकि वो एज अ क्लर्क ज्वाइन किए थे और उसके बाद प्रमोट होकर वो एक सिविल सर्वेंट बने थे। अब इस नए स्टेट्स डिपार्टमेंट का काम था इन प्रिंसली स्टेट से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कराना। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ड्राफ्ट भी वीपी मेनन और सरदार पटेल जी ने किया था, जिसके तहत इन राजाओं से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि वो अपना डिफेंस, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस को भारत को सुपुर्द कर देंगे और भारत को ज्वाइन करेंगे। हालांकि इंटरनली उनके पास ऑटोनॉमी होगी और अपने राज्य को जैसा भी चलाना चाहे वो चला सकते हैं। 5 जुलाई को सरदार पटेल ने सारे राजाओं को अपील किया कि उन्हें भारत को ज्वाइन कर देना चाहिए, इंडिया को एक्सीड कर देना चाहिए, प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने मेंबर्स को नॉमिनेट भी करना चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये लीड करेगा एनार्की और केओस की तरफ। ये जो उनकी अपील है, ये डायरेक्टेड है इन राजाओं के पेट्रियोटिज्म की तरफ और कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट है कि हम सारे लोग मिलकर ही भारत को आगे लेकर जा सकते हैं। मुद्दे की नजाकत को समझते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू जाते हैं 9 जुलाई को माउंटबेटन के पास और उनको बोलते हैं कि हाँ, वी नीड ऑल द एप्पल्स इन द बास्केट। जी हाँ, यही फ्रेज उन्होंने इस्तेमाल किया कि हमें कोई भी एप्पल, कोई भी प्रिंसली स्टेट बास्केट के बाहर नहीं चाहिए, हमें हर प्रिंसली स्टेट इंडिया में ही चाहिए और इसके लिए आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। उसी शाम को गांधी जी से भी मुलाकात होती है माउंटबेटन की और गांधी जी भी कहते हैं कि मुझे इंडिया का बाल्कनाइजेशन नहीं चाहिए, सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेटेड होने चाहिए। और तब कहीं जाके माउंटबेटन 25 जुलाई को बुलाते हैं एक मीटिंग सारे ही राजवाड़ों की। इस 25 जुलाई की मीटिंग में माउंटबेटन पूरी तरह से तैयार होकर जाते हैं और अपनी फेमस स्पीच देते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि देखिए, इंडिपेंडेंस तो आ रहा है और स्टेट्स के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन था ब्रिटिश हुकूमत का, अब वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। टेक्निकली वो आज़ाद हो सकते हैं, बट इसे आज़ादी मत समझिए, इसे डायरेक्शनलेस होना समझिए। ऐसा समझिए कि आपको अब पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, एंड दिस इज लीडिंग टू नथिंग बट केओस एंड अनार्की। और ये जो केओस है, ये एक्चुअली स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। यहां पे माउंटबेटन कहते हैं कि यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द डोमिनियन गवर्नमेंट विच इज योर नेबर एनी मोर देन यू कैन रन अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट्स फॉर हुज वेलफेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल।
माउंटबेटन यहां पे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए 3 चीजें आपसे मांगी जा रही हैं। आपसे मांगा जा रहा है डिफेंस। वैसे भी डोमिनियन स्टेटस अगर इंडिया और पाकिस्तान के पास है तो क्या ये छोटे छोटे राजवाड़े मॉडर्न आर्म्स का जुगाड़ कर पाएंगे? नहीं। तो डिफेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स भी क्या ये छोटे छोटे राज्य मेंटेन कर पाएंगे? बेहतर होगा कि जो डोमिनियंस हैं इंडिया या पाकिस्तान वो एक्सटर्नल अफेयर्स का ध्यान रखें। और तीसरी बात, कम्युनिकेशन, कि हाँ पूरे एरिया के हक में यही होगा कि कम्युनिकेशन किसी सेंट्रल बॉडी द्वारा चला जाए। ये रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें किसी सेंट्रल बॉडी के पास हों। तो ये जो राजवाड़े हैं उनको ये तीनों ही चीजें गिव अप कर देनी चाहिए। बदले में उनको इंटरनल ऑटोनॉमी मिल रही है। बदले में वो कोशिश करेंगे कि हाँ ज्यादा से ज्यादा कंसेशन इन राजवाड़ों को मिले। ये वो तब कोशिश करेंगे जब 15 अगस्त से पहले सारे के सारे राजवाड़े इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दें। कहीं ना कहीं उनकी ये स्पीच डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगी और प्रिंसेस के खेमे में ये मच जाएगा कि हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देना चाहिए। हमारे पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है, हमें आइदर इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन कर देना होगा। हालांकि जितना सुनने में आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, और इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ऐसे 3 राज्यों के बारे में जो कि ना को चना चबवा देंगे इस इंटीग्रेशन से पहले। तो बात करते हैं इन 3 राज्यों की। 3 ऐसे राज्य, ट्रावनकोर, भोपाल और जोधपुर, 3 ऐसे राज्य हैं जो कि इंटीग्रेट होने में खासा मुश्किल क्रिएट करेंगे। तो बात करते हैं ट्रावनकोर की। तो ट्रावनकोर पहला राज्य था जिसने कांग्रेस को चैलेंज किया कि अंग्रेजों के बाद कांग्रेस का राज्य कैसे हो सकता है। नाउ पहली बात तो ये समझना होगा कि ट्रावनकोर अपने दम पे ऐसा कैसे कर सकता है। ट्रावनकोर सदर्न टिप पे है, उसके पास ओशन एक्सेस भी है, तो मैरीटाइम ट्रेड जो है वो ट्रावनकोर का काफी अच्छा है। साथ ही साथ एक रीसेंट डिस्कवरी हुई थी ट्रावनकोर में, वहां पे मोनाजाइट सैंड मिली थी जिससे थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था, और इसी थोरियम से एटॉमिक बॉम्ब और एटॉमिक एनर्जी निकाली जा सकती थी, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया था आने वाले कोल्ड वॉर में। स्पेशली आगे एटॉमिक बॉम्ब बनाने में भी ये काफी मदद करता। साथ ही साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ट्रावनकोर अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था। एंड इसमें सोने पे सुहागा यहाँ के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर, 15 साल से वो यहाँ पे दीवान थे और ऐसा माना जाता था कि रियल रूलर दीवान ही है। दीवान ने 1946 में ही ये स्टेट कर दिया था कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे। 1947 की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रीटी साइन करेंगे और अपने आप को आजाद ही रखेंगे, दोनों में से किसी देश को ज्वाइन नहीं करेंगे। यहां पे उन्होंने ये भी कोशिश करी थी कि जनता उनका साथ दे। उन्होंने कहा कि ट्रावनकोर जैसे 1795 से पहले आजाद हुआ करता था वैसे ही हम आजाद रहेंगे, और ट्रावनकोर की जो डायनेस्टी है वो बहुत पुरानी है, एंटीक है, हमने कभी डच को भी हराया हुआ है और उस पर हमें गर्व होना चाहिए, और इस तरीके से लोगों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करी थी। बात यहां पे तब बिगड़ी जब 20 जून को जिन्ना ने भी ट्रावनकोर को सपोर्ट कर दिया और बोला कि हम आपसे ट्रीटी करने को रेडी हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्लियर था कि ट्रावनकोर अगर ज्वाइन करता भी तो इंडिया ही ज्वाइन करता, तो उसका कोई लॉस नहीं है और अच्छा होगा अगर इसमें थोड़ा सा आग में घी डाल दिया जाए। तो ये बात और बिगड़ने लगी। साथ ही साथ ट्रावनकोर को सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटेन से भी। ब्रिटेन की नजर थी मोनाजाइट सैंड्स पे, तो वहां के मिनिस्टर सोच रहे थे कि अगर ये थोरियम रिजर्व या मोनाजाइट सैंड हमको मिल जाती है तो कल को एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, एटॉमिक एनर्जी बनाने में हमारी मदद होगी और कोल्ड वॉर में इसका बहुत फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रावनकोर को वो भी शय दे रहे थे। फाइनली 21 जुलाई 1947 को सीपी रामास्वामी अय्यर जाके मिलते हैं माउंटबेटन से। हालांकि माउंटबेटन उन्हें एडवाइस करते हैं कि उन्हें भारत को ज्वाइन कर देना चाहिए, पर वो कांग्रेस को काफी बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम आजाद ही रहना चाहते हैं। यहां पे माउंटबेटन वीपी मेनन को कहते हैं कि आपको इन्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वीपी मेनन भी कोशिश करते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दें, लेकिन सीपी रामास्वामी अय्यर साफ मना कर देते हैं और वापस चले जाते हैं ट्रावनकोर। हालांकि वक्त को कुछ और मंजूर था। 25 जुलाई को वो एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे और उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैक होता है। वन ऑफ द मेंबर ऑफ केरला सोशलिस्ट पार्टी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके चेहरे पे और उनके सीने पे वार कर देते हैं और वो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इवेंट है ये हमारे फेवर में हो जाती है और हॉस्पिटल बेड में ही वो राजा को बुलाते हैं और एडवाइस करते हैं कि नहीं, आप इंडिया को ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा ड्रामा के साथ जो है ट्रावनकोर का एक्सेशन इंडिया में हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लमेटिक स्टेट था भोपाल। भोपाल की पॉपुलेशन मोस्टली हिंदू थी, लेकिन यहाँ के नवाब मुस्लिम थे। अभी जो नवाब है इन्हें कांग्रेस पसंद नहीं थी और मुस्लिम लीग और जिन्ना से घनिष्ठता थी। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, और ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन तो नहीं था और वो चाह रहे थे कि मुस्लिम्स के कॉज के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं जान दे दूंगा।
एक और बात थी कि वो माउंटबेटन के घनिष्ठ मित्र थे और पिछले 25 सालों से दोस्ती चली आ रही थी। तो जब माउंटबेटन ने उनको चिट्ठी लिखी कि उन्हें भारत ज्वाइन कर देना चाहिए, तब उन्होंने बहुत ही ब्लंटली उसका जवाब दिया कि नहीं, मैं इसमें अलाइंड नहीं हूं, और कहीं ना कहीं इंडिकेट किया कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता हूं। लेकिन जब 25 जुलाई की मीटिंग हुई, तब भोपाल ने, नवाब ने उस मीटिंग को स्किप कर दिया। पर कहीं ना कहीं उस मीटिंग की हवा उन तक पहुंची। बाकी के प्रिंसेस जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने लगे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, और फाइनली भोपाल के नवाब को भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना पड़ा। तीसरी कहानी है जोधपुर की। जोधपुर के राजा भी हिंदू थे और यहाँ की पॉपुलेशन भी हिंदू थी, और इसीलिए राजा अलाइंड थे कि हम भारत को ज्वाइन करेंगे। पर पाकिस्तान के पड़ोसी होने की वजह से लास्ट मोमेंट पे जिन्ना उन्हें परसुएड करने लगे, उन्हें कहने लगे कि हम आपको आर्म सप्लाई करेंगे, आपको कराची में एक्सेस दे देंगे, तो सी एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, और भी ग्रेन्स वगैरह हम यहाँ पे सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो इस वजह से आपको पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए। तो लास्ट मोमेंट जोधपुर का मन बदलने लगा। लेकिन यहाँ पे के एम पनिक्कर जी भी थे। के एम पनिक्कर जी को ये अंदर की बात पता चली। उन्होंने तुरंत सरदार पटेल जी को बताया कि नहीं, आप बात करिए, समझिए, ऐसा ना हो कि जोधपुर हाथ से निकल जाए। अब तब सरदार पटेल जी ने जोधपुर के राजा से बात करी, वो सारे कंसेशंस ऑफर करे, और फाइनली जोधपुर के राजा भी एग्री करे। हालांकि जब वो साइन करने आए और उनसे सेक्रेटरी ने कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करें, तब उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और सेक्रेटरी के माथे पे रखा और कहा कि मैं यहाँ पे आपका डिक्टेशन लेने नहीं आया हूँ। पर थोड़ी देर में वो शांत हो गए और उन्होंने उन्हीं लाइंस पे साइन कर दिया, और वो भी एक्सीड हो गए इंडिया में। तो फाइनली सरदार पटेल और वीपी मेनन की मेहनत रंग लाई, और 15 अगस्त तक आते आते सारे ही स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया था। लेकिन अभी भी 3 स्टेट्स बाकी थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, और 15 अगस्त को अभी भी इन स्टेट्स को एक्सीड करवाना बाकी था। इसको समझेंगे हम आगे के एपिसोड में, बट फिलहाल अभी कहानी समझते हैं कि क्या इन स्टेट्स को जो वादा किया गया था कि हम ये खाली 3 चीजें लेंगे और आपकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है आपकी बनी रहेगी, क्या कांग्रेस ने ये वादा निभाया? नहीं, कांग्रेस अपने इस वादे को नहीं निभाती है, और ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी है ये बहुत जल्दी चली जाती है। इनफैक्ट जो इन राज्यों में प्रजामंडल थे, जो जनता की जो आवाज थी, वो भी उठने लगी और वापस डिमांड होने लगी कि यहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ हमें राजा का रूल नहीं चाहिए। इस बात का फायदा उठाया कांग्रेस ने और नेगोशिएशन होने लगे, और धीरे धीरे विद इन 2 ईयर्स ये जो 500 ऑटोनॉमस स्टेट्स क्रिएट हुए थे, जिनको इंटरनल ऑटोनॉमी देने का वादा किया गया था, उनको नियर बाय स्टेट्स में मर्ज कर दिया गया। विद इन 2 ईयर्स हमें टोटल 14 न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमको दिखाई दी इंडिया में, जिसमें इन सारे स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो गया। जो भी राजे महाराजे थे उनको प्राइवेट पर्स ऑफर किया गया कि आपको हम मंथली पेंशन देंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसी पोस्ट ऑफर करी गई कि आप गवर्नर बन जाएंगे, राज प्रमुख बन जाएंगे, हमारे एम्बेसडर बन जाएंगे, और इस तरीके से सारे ही राजाओं को रिकंसाइल कर दिया गया। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि आगे जाके इंटीग्रेशन हुआ, और आज जो आप मैप देखते हैं वो क्रिएट हुआ। तो उम्मीद है कि प्रिंसिपली स्टेट्स की इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को आपने समझा होगा। हालांकि अभी प्रॉब्लम पूरी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की, और कश्मीर का मुद्दा तो हम आज भी सुलझा रहे हैं। अगर आपने एपिसोड 1 ऑन पार्टीशन अब तक नहीं देखा तो डू वॉच इट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।